हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा था, तो उसी के क्रम में आज हम जो है कुछ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन लेके आए हैं और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम आप लोग के समक्ष लेके आए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के बड़े ही चुनिंदे और बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को एक एक करके, और इन्हें डिटेल से समझेंगे भी हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, अर्थशास्त्र को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो दोस्तों बात करें अर्थशास्त्र को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। और इन दोनों हिस्सों की बात करें, इन दोनों भागों की बात करें, तो पहला भाग है जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और दूसरे भाग को जो है हम व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र को कब दो हिस्सों में बांटा गया। तो अर्थशास्त्र को 1933 में दो हिस्सों में बांटा गया। कब बांटा गया? 1933 में। और 1933 में इसके दो हिस्से कौन बने? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, सरकार की आय को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो सरकार की आय को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो पूंजी आय और दूसरा राजस्व आय। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया कि अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार से टैक्स लिया जाता है। दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से दो प्रकार का टैक्स लिया जाता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो व्यक्तियों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो व्यक्तियों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से न पड़कर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि जीएसटी समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जीएसटी समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, वो होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो जीएसटी कितना प्रतिशत देना होगा दोस्तों? तो 5% देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, अगर व्यक्ति की इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच तक है तो जीएसटी कितना प्रतिशत देना होगा? तो 20% जीएसटी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि जब लगातार चीज़ों की कीमत बढ़ती है, अर्थात जब लगातार वस्तुओं की कीमत बढ़ती है जिसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपस्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपस्फीति कहा जाता है। जब किसी भी वस्तु की कीमत कम हो जाती है और हमारे खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है तो उसे अपस्फीति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो जब लगातार वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाती है और हमारे खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। अस्फीति और मुद्रास्फीति दोनों एक दूसरे के उल्टा। आप स्फीति में क्या होता है कि इसमें वस्तुओं की कीमत घटती है और हमारे खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, जबकि मुद्रास्फीति में इसका उल्टा होता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, हमारे खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कीमत प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों कीमत प्रक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो कीमत प्रक्रिया यह होती है कि यह जो चीज़ें होती हैं
कीमत प्रक्रिया क्या है? तो कीमत प्रक्रिया यह होती है कि यह चीज़ों की कीमत मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। कीमत प्रक्रिया जो है यह चीज़ों की कीमत मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, तो उसे ही कीमत प्रक्रिया कहते हैं। नेहरूवियन अर्थव्यवस्था कब से कब तक चला? तो नेहरूवियन अर्थव्यवस्था अर्थात प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा चलाया गया ऐसी अर्थव्यवस्था थी। तो ये प्रधानमंत्री नेहरू की जब सरकार बनी तो 1947 से लेकर 1969 तक नेहरूवियन अर्थव्यवस्था चली थी और उसे नेहरूवियन अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, अर्थात जो प्राइवेट बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था। एलपीजी नीति किस वर्ष से थी? एलपीजी नीति कितने वर्षों के लिए थी? कितने वर्ष मतलब कब शुरू की गई थी? तो एलपीजी नीति किस वर्ष थी या कब शुरू की गई थी? तो ये 1991 में शुरू की गई दोस्तों। एलपीजी नीति में आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो एलपीजी नीति जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ये जो नीति है ये किसने दिया था? तो ये नीति डॉक्टर मनमोहन उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने दिया था। एलपीजी नीति किसके सुझाव में लागू किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुझाव में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो इन्हीं के सुझाव पर एलपीजी नीति लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लागू हुआ था, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लागू हुआ था दोस्तों। तो कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। और ये किसके सुझाव में लागू हुआ था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। औद्योगिक क्षेत्रों में पाबंदियां किस वर्ष हटाया गया? तो औद्योगिक क्षेत्रों में पाबंदियां किस वर्ष हटाया गया? तो वही जब एलपीजी नीति लागू हुआ तो औद्योगिक क्षेत्र में जो पाबंदियां थी उसी वर्ष हटा दिया गया। 1980 में इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया दोस्तों। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले हो चुका था। अब देख लो 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वित्तीय समावेश कहलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जोड़ना वित्तीय समावेश कहलाता है। अर्थात वित्तीय समावेश की बात करें तो जो हमारी जन धन योजना है ये एक वित्तीय समावेशन की योजना है। ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है, अर्थात लोगों को बैंकों से जोड़ना वित्तीय समावेशन है। जो जन धन योजना चलाया गया था 2014 में, वो वित्तीय समावेशन की एक योजना है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है कि वित्तीय समावेश को बढ़ाना, अर्थात जनता का कल्याण एवं निजी क्षेत्र के बढ़ते हुए दबाव को कम करना। वित्तीय समावेश को बढ़ाना, जनता का कल्याण और निजी क्षेत्र में बढ़ते हुए दबाव को कम करना, ये राष्ट्रीयकरण का, नेशनलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। रेपो दर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रेपो दर की बात करोगे तो वह दर जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसायी बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है। रेपो दर किसे कहते हैं? तो रेपो दर या रेपो रेट वह रेट है जो आरबीआई दूसरे बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है। जब आरबीआई दोस्तों किसी बैंक को ऋण देता है तो उस समय जो ऋण का मूल्य तय किया जाता है उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। सरकारी बैंक किसे कहा जाता है? तो वह सारे बैंक सरकार का हिस्सा 51% या उससे ज़्यादा होंगे, वे सारे बैंक सरकारी बैंक कहलाएंगे। जिन बैंकों में सरकार की 51%
या 51% से अधिक जो है भाग निहित रहेगा या 91% जो भाग है वो गवर्नमेंट का रहेगा तो उसे सरकारी बैंक के नाम से जाना जाएगा। निजी बैंक किसे कहा जाता है? तो निजी बैंक की बात करें तो निजी बैंक को हम अगले पेज पे बताते हैं दोस्तों। निजी बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह सारे बैंक जिसमें सरकार का हिस्सा 51% से कम होगा वे सभी निजी बैंक प्राइवेट बैंक कहलाएंगे। सरकारी बैंक तो सरकार का हिस्सा 51% से अधिक होना चाहिए और प्राइवेट बैंक है अर्थात निजी बैंक है तो उसमें सरकार का हिस्सा 51% से कम होना चाहिए। विदेशी बैंक किसे कहा जा सकता है? तो विदेशी बैंक की बात करें तो वह सारे बैंक जिसका मुख्यालय भारत के बाहर है लेकिन उनकी शाखाएं भारत के अंदर हैं तो वे सभी विदेशी बैंक कहलाएंगे। शाखाएं तो भारत के अंदर चल रही है दोस्तों लेकिन उसका जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ है? विदेश में स्थित है तो उसे विदेशी बैंक के नाम से जाना जाता है। गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? तो वे सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जब आरबीआई एक्ट 1934 बना तो वह सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत निहित नहीं हैं वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। गैर प्रदर्शन संपत्ति किसे कहा जाता है? तो एक लोन का भुगतान अगर 90 दिनों तक किया जा सके तो वह गैर प्रदर्शन संपत्ति कहलाता है। दोस्त, जो लोन होता है अगर उसका भुगतान 90 दिन के अंदर किया जा सकता है या किया जाता है तो गैर प्रदर्शन संपत्ति उसे कहेंगे। विश्व बैंक में ग्रुप से मिलकर बना है। तो विश्व बैंक जो है 4 ग्रुपों से मिलकर बना था लेकिन दोस्तों अब इसमें 5 ग्रुप हो गए हैं। ठीक है। WTO का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। प्रथम पंचवर्षीय योजना का नाम क्या था? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला ये किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों? तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो कृषि क्षेत्र में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरे पंचवर्षीय योजना कब चली? तो 1956 से लेकर 61 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो 1951 से लेके 56 तक और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात अगर हम कर रहे हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात किए तो कृषि क्षेत्र में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्रों में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने स्टील उद्योग लगे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील उद्योग लगाए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील उद्योग कहाँ कहाँ लगे थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट जो लगाए गए वो कहाँ कहाँ पर थे? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में लगा था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगा था और राउरकेला उड़ीसा में 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। और ये तीनों ही प्लांट विदेश के सहयोग से लगाए गए थे, मतलब विदेशी लोगों के सहयोग से लगाए गए थे दोस्तों। अब आ जाइए अपने 37 वाले क्वेश्चन पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है का नाम क्या था, अर्थात ये किस मॉडल पर आधारित था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस? गाडगिल योजना पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आया? तो 1966 से लेकर 69 तक। ठीक है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आया था? तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, 66 से 69 नहीं, ये 61 से 56 तक चला था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1956 तक चला था, 1961 से 56 तक चला था। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर रहे हैं तो ये इसके अंतर्गत जो है निर्भर भारत बनाने का प्रयास किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो ये कब से कब तक चला था दोस्तों? तो ये 1969 से लेके 74 तक चला था। ठीक है। उसके बीच में जो है एक वर्ष की 3 योजनाएं चली थी। ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो ये 1969 से 74 तक चला था दोस्तों। तो हम आप सभी लोगों के साथ 40 क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन की जानकारी आपको दे चुके हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरे द्वारा ये बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हों दोस्तों तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत त्रुटि पाई जाए तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सभी लोग शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।